पिछले कुछ सालों में पृथ्वी पर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स देखे गए हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये बताता है कि आज से 150 साल पहले जब कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता बहुत कम थी, उस वक्त पृथ्वी के औसत तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया। लेकिन सन 1950 के बाद देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ता ही रहा है। 2016 में ये रिकॉर्ड हाई पहुंचा। और अब इससे तुलना करते हुए इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के कारण निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब यही कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह। 1950 तक फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी और इससे होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 6 बिलियन टन्स थे। लेकिन उसके बाद इस ग्राफ में भारी उछाल पर गौर करिए। 2021 में फॉसिल फ्यूल से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 37 बिलियन टन्स पहुंच चुके थे, यानी 6 गुना से भी ज्यादा। और आज दुनिया भर में होने वाली 90% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए अकेले फॉसिल फ्यूल से जिम्मेदार हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतने ज्यादा एमिशन से हालात पहले ही इतने खराब हो चुके हैं कि साइंटिस्ट 98% श्योर हैं कि सन 2027 से पहले ही पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जो कि बहुत भयानक हो सकता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने वाले हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ने वाला है, जिससे कई सारे कोस्टल एरियाज और आइलैंड कंट्रीज हमेशा के लिए पानी में डूब सकते हैं। बाढ़ आने और सूखा पड़ने जैसी घटनाएं भी बहुत आम हो जाएंगी, जिसकी वजह से फसलें भी बर्बाद होंगी और खाने की भारी कमी देखने को मिल सकती है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि हम इतनी बड़ी समस्या के इतने करीब कैसे पहुंच गए? क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग के बीच की ये लिंक और इसकी गंभीरता के बारे में हमें पहले नहीं पता था? अब ये भी चारों तरफ सुनने को मिल रहा है। सच ये है कि हमें अभी होने वाली एक चीज के बारे में आज से 50 साल पहले पता चल गया था। फिर हमने इस सबको रोका क्यों नहीं? वही हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ने सब कुछ जानते हुए भी सच को छुपाया और हमें आज यहां लाकर खड़ा कर दिया। अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो पहली बार इसके बारे में 1824 में पता चलता है और थ्रू आउट 19th सेंचुरी इसके बारे में हमारी नॉलेज विकसित होती रहती है। बेसिकली इस बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है कि कैसे पृथ्वी के वातावरण में अगर कुछ गैसेस बढ़ जाती हैं तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है और पृथ्वी गर्म हो जाती है। ये फोटो सन 1912 में पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन में छपे एक लेख की है, जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया भर की फैक्ट्रीज की भट्टी में जलने वाले कोयलों की वजह से वातावरण में हर साल 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ये कुछ सदियों के बाद समस्या पैदा कर सकता है। इस आर्टिकल के वक्त हमें यह नहीं पता था कि ये चीज अगले 100 सालों में इतनी सीरियस होने वाली है जितनी वो आज हो गई है। आगे चलकर 1959 में पहली बार खुल के किसी बड़े साइंटिस्ट के द्वारा क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ा दावा किया जाता है। हुआ ये कि अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री के 100 साल पूरे होने पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें 300 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स मौजूद थे। इसमें एक स्पीकर थे एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। एडवर्ड टेलर को इस कॉन्फ्रेंस में ऑयल इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बोलना था और अपनी स्पीच में उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को कुछ गंभीर चेतावनियां दी। उन्होंने कहा कि हमें एनर्जी के लिए दूसरे फ्यूल्स पर ध्यान देना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, वातावरण में उसके सिर्फ 10% बढ़ने से इतना तापमान बढ़ सकता है कि आइस कैप्स पिघल जाएंगे और सभी समुद्र के किनारे की जगह पानी में समा जाएंगे। और चूंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, यह समस्या उससे काफी ज्यादा सीरियस हो सकती है जितना हम इसे समझ रहे हैं। एडवर्ड टेलर की इस क्लियर वार्निंग के बाद अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री कोशिश कर सकती थी कि एनर्जी के दूसरे सोर्सेज डेवलप किए जाए, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री को इन वार्निंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये एमिशंस कम करने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। लेकिन 1967 में जब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रॉबर्ट डनलप, जो कि 1959 की उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्हें अमेरिका की संसद में बुलाया जाता है इस बात पर चर्चा करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पोटेंशियल क्या हो सकता है, ये कितनी आगे जा सकती हैं। तो उनका कहना था कि जब तक हम एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार को मास प्रोड्यूस कर पाएंगे, सब लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तब तक हम इंजन से निकलने वाली हानिकारक गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ उन्होंने चालाकी से मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं की।
एडवर्ड टेलर की चेतावनी के बाद 1960s में एक के बाद एक कई रिपोर्ट सामने आती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, जिसमें से एक अहम रिपोर्ट थी यूएस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की साइंस एडवाइजरी कमेटी की। ये रिपोर्ट भी फिर से वही सब बताती है जो एडवर्ड टेलर ने कहा था। उसके साथ ये रिपोर्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात करती है जो कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए काफी सीरियस थी। रिपोर्ट में बहुत सारा प्रमाण देते हुए बोला जाता है कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त फॉसिल फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में बढ़ने का एकमात्र स्रोत है। जाहिर सी बात है, ये सारी फाइंडिंग्स ऑयल इंडस्ट्री के बिजनेस के लिए खतरा थी, क्योंकि अगर आम लोगों तक ये सच्चाई पहुंचने लगती तो सरकारों पर प्रेशर बनता कि ऑयल इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाएं। कंज्यूमर भी चाहने लगते कि हम क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। इसलिए ऑयल इंडस्ट्री के लिए जरूरी था कि वो खुद इस प्रॉब्लम की डिटेल्स को समझे। 1968 में पहली बार ऑयल इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और उससे जुड़ी ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को हायर करती है, और ये रिपोर्ट भी वही सारी वार्निंग्स देती है जैसी पहले एडवर्ड टेलर ने और यूएस प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट में दी गई थी। ये रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती है कि सन 2000 तक बहुत अधिक तापमान बढ़ना तय है, और साथ ही इस पर भी जोर डालती है कि हमें सिस्टम्स डेवलप करने होंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल में लाया जा सके। ये पहली बार था जब ऑयल इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स के गंभीर परिणामों के बारे में साफ पता चल चुका था, क्योंकि इस बार उनके खुद के फंडेड साइंटिस्ट ने ये सारी बातें कही थी। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में था कि वो इन फाइंडिंग्स को छुपा कर रखे, और उन्होंने यही किया। 1970s के दौरान ऑयल इंडस्ट्री की बड़ी फर्म्स ने भी अपने स्तर पर कार्बन एमिशंस पर सीक्रेट रिसर्च शुरू की। 1979 में यूएसए की एक बड़ी ऑयल कंपनी एक्सॉन मोबिल की अपनी खुद की स्टडी में भी यही निकलता है कि आने वाले दशकों में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करने से बहुत भयानक परिणाम हो सकता है। इनकी खुद की रिसर्च उस वक्त के एकेडमिक और गवर्नमेंट साइंटिस्ट से भी ज्यादा अच्छी थी। इस ग्राफ को देखिए, एक्सॉन के साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से हर 10 सालों में 0.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा। ये प्रोजेक्शन आज तक बहुत ही कंसिस्टेंट और एकदम सटीक रहा है। लेकिन अपनी ही फंड की हुई रिसर्च के परिणाम पर ध्यान देने की जगह बड़ी ऑयल फर्म्स ने साथ मिलकर सच को छुपाना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बढ़ते साइंटिफिक कंसेंसस के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बनाएंगे। एक्सॉन ने दूसरी बड़ी कंपनीज जैसे शेवरॉन, शेल, बीपी के साथ मिलकर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया, जिससे लोग क्लाइमेट साइंस को ही डाउट करने लग जाए और जिससे किसी भी मीनिंगफुल क्लाइमेट एक्शन को रोका जा सके। उन्होंने इंडस्ट्री की ट्रेड बॉडी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट को कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी, ऐसा प्लान बनाने के लिए जिससे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा ही खत्म हो जाए। और इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, जैसे नकली एक्सपर्ट्स बनाना, अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ वही डेटा शो करना जो अधूरी बात बताए, या कई तरह के कंस्पिरेसी थ्योरीज गढ़ना। जैसे कि ऑयल कंपनीज के द्वारा न्यूज़पेपर में इन एड्स को देखिए। सब कुछ जानते हुए भी इन एड्स के माध्यम से कंपनीज लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि क्लाइमेट साइंस या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अभी कुछ कंफर्म ही नहीं है। साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर डिवाइडेड हैं, उनमें आपस में डिबेट चल रही है। उनकी स्ट्रैटेजी में ये एक मेन पॉइंट था कि क्लाइमेट चेंज को एक थ्योरी की तरह दिखाया जाए, ना कि फैक्ट की तरह, या फिर वो इन सबसे साफ इनकार ही कर देते हैं। और इस तरह के एड से ये मैसेजिंग दी जा रही थी कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे अमेरिकन सिटीजन्स की जॉब छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने टेलीविजन पर भी कई तरह के एड्स चलाए जिनमें बताया जा रहा था कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। इस वीडियो को देखकर एक आम नागरिक को यही लगेगा कि यार साइंटिफिक स्टडीज तो ये लोग भी दिखा रहे हैं, तो मतलब अभी वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं है, अभी डिबेट चल रही है। हालांकि जिस स्टडी का इस प्रोपेगेंडा वीडियो में हवाला दिया गया है उसके ऑथर खुद कहते हैं कि इस एड में उनकी स्टडी को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये टेलीविजन एड्स जानबूझकर पब्लिक को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में गुमराह करने की कोशिश है। ऑयल इंडस्ट्री का ये मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन लोगों के मन में क्लाइमेट चेंज को लेकर संदेह पैदा करने में सफल रहा, और ऐसा करके ऑयल इंडस्ट्री कई डेकेड्स तक क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिटिकल एक्शन रोकने में भी सफल रही। हाल ही में 2021 में ऑयल कंपनी एग्जीक्यूटिव्स पर कई सारे आरोप लगाए गए कि उन्होंने लंबे समय तक उनके प्रोडक्ट्स फॉसिल फ्यूल्स के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को छिपाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें कई सारे मुकदमे भी झेलने पड़े। That ends today. Big oil has known the truth about climate change for decades. In the 1970s and 80s, Exxon's own scientists privately told top executives that burning fossil fuel was changing the global climate.
Exxon and other big oil companies had the opportunity to tell the truth and lead the way to find alternative energy sources. But instead, big oil doubled down on fossil fuel. लेकिन सिर्फ लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना काफी नहीं था, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी तरह सहमत थे। इसलिए जरूरत थी पॉलिटिकल लॉबिंग की, यानी सरकारों के एक्शंस और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना और इंश्योर करना कि गवर्नमेंट कहीं उनके हित के खिलाफ कोई कानून ना बना दे या उन पे कोई रेगुलेशन ना लगा दे जिससे उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएं। ऑयल इंडस्ट्री ने अरबों डॉलर्स पॉलिटिकल लॉबिंग में लगाए ताकि उनके अनुसार कानूनों को ब्लॉक किया जा सके। साथ ही उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देना भी शुरू किया जो नाम से तो साइंटिफिक लगती थी लेकिन ऑयल इंडस्ट्री के लिए काम करती थी, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट कोएलिशन। 2001 में ग्लोबल क्लाइमेट कोएलिशन से ही इनपुट मिलने पर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने क्योटो प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने में एक अहम रोल निभा सकता था, उसे रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ एक्सॉन ने अकेले 40 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया जो क्लाइमेट चेंज से इनकार करती थी। आज भी ऑयल इंडस्ट्री की पॉलिटिकल लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है और इसी कारण कई पॉलिटिशियंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप आज भी क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से इनकार करते हैं। It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows actually. अगर आप पर्यावरण के प्रति थोड़े सजग हैं तो आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता होगा। बेसिकली आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है कि आपके कारण दिन भर में या साल भर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। आपके खाने में, बिजली इस्तेमाल करने में, गाड़ी चलाने में, आपकी पूरी लाइफस्टाइल के कारण निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन फुटप्रिंट है। ऑनलाइन आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपका कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है नहीं? इसको जानकर लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और धीरे धीरे मिलकर सभी कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं। ये कंसेप्ट पहली बार ऑयल फर्म बीपी ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। बीपी को समझ में आया कि भले ही उनके प्रोडक्ट्स फॉसिल फ्यूल्स भारी मात्रा में कार्बन एमिशंस करते हों, लेकिन कार्बन एमिशंस सिर्फ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से तो होते नहीं। पहले तो इसकी डिमांड ही इंडिविजुअल्स करते हैं, उसके बाद लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे मांस खाना वगैरह, ये भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बड़े कारण हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ऑयल कंपनीज ने एक तरह से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअल पर शिफ्ट करने की कोशिश की। इससे ऑयल इंडस्ट्री पर दूसरे एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करने का प्रेशर तो कम हुआ ही, साथ ही इल्जाम इंडस्ट्री की जगह लोगों पर आ गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों का इसमें योगदान है और लोगों को बदलने की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खुद के जीवन में बदलाव ला कर ऑयल इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। इस टूल के पीछे की नीयत लोगों का ध्यान भटकाने की थी, ताकि वो सरकारों पर प्रेशर बनाने और अपने वोट का इस्तेमाल करने के बजाय ज़्यादा ध्यान अपने घर के लाइट बल्ब पर दें। क्लाइमेट चेंज की पॉलिटिकल लड़ाई अभी भी चल रही है। कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है। कई पॉलिटिशियंस आज भी क्लाइमेट एक्शन को धीमा करने और ऑयल इंडस्ट्री की जेबें भरने की तरफ ही खड़े हैं। The climate change agenda is a hoax. The climate change agenda is a hoax. ये है कहानी क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री की, जो कि आज भी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से पूरी सिचुएशन को समझने में मदद मिली होगी। और क्या आपको पता है, ठीक इसी तरह एक और इंडस्ट्री ने पिछली सदी में पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है और वो आज भी 800 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। जानने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।